पहला जो लेक्चर था मेरा, तो कोई बोर तो नहीं हुआ उसमें? मैं थोड़ा अपनी स्टाइल चेंज करूँ नहीं तो, है ना? तो हम उसी को लेते हैं, उसी तरीके से शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड हीट थेरेपी फॉर फैट लॉस एंड मसल प्रिजर्वेशन। इस पे हम बात करेंगे व्हाई मसल प्रोटेक्शन मैटर्स। फर्स्ट, मसल प्रोटेक्शन इज क्रूशियल फॉर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, रिकवरी एंड ओवरऑल हेल्थ। स्ट्रेंथ आपको चाहिए ही चाहिए, ताकत आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे हम कुछ भी एक्टिविटीज करें। हम अगर एक कागज को भी नीचे से जमीन से उठाएंगे, हमको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी चीज हम नीचे से उठाएंगे, कोई भी काम करेंगे, उसमें स्ट्रेंथ की जरूरत है। और स्पोर्ट्स के हिसाब से भी जो हमारी चीजें हैं, स्ट्रेंथ तो है ही। एंड्योरेंस के लिए भी बेसिक स्ट्रेंथ होना जरूरी है। अगर हमारे मसल्स में ताकत नहीं होगी तो हम दौड़ ही नहीं पाएंगे, तो एंड्योरेंस कहाँ से डेवलप होगा? साइकिलिंग कर ही नहीं पाएंगे तो हमारा एंड्योरेंस कहाँ से डेवलप होगा? स्विमिंग नहीं कर पाएंगे तो एंड्योरेंस कहाँ से डेवलप होगा? साथ ही साथ रिकवरी के लिए भी ज़रूरत पड़ती है मसल्स की। मसल्स की अगर रिकवरी नहीं है, मैंने आज आपको सवेरे एग्जांपल दे रहा था, मतलब इससे पहले वाले सेशन में, कि हमने बाइसेप कर्ल की। आज डे है सैटरडे, और कल भी मैं जिम गया और मैंने फिर बाइसेप कर ली। जो हमारी मसल्स में जो रिपेयर होना था वो नहीं हो पाएगा, तो वो मसल ग्रो नहीं कर पाएगी। वो आगे हम करेंगे इसमें। साथ ही साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हमारे को मसल प्रोटेक्शन ज़रूरी है। नेक्स्ट है वेदर यू आर एन, हाँ, चाहे आप एथलीट हो उनके लिए भी ज़रूरी है, चाहे आप फिटनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, और या आप सिंपली लॉन्ग टर्म अपना वेल बीइंग में जाना चाहते हैं, तो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इवन आप योग में भी देखना, वो लोग जो सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें वो दंड लगाते हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और वो ज़रूरी है। योग बहुत अच्छा है हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट के लिए, लेकिन हमारे को फिजिकल एक्टिविटीज़ वैसे भी करनी चाहिए। और रनिंग, जो रनिंग करता है ना, वो सर बैठे हमारे एथलेटिक्स के हैं, मेरी अभी बात चल रही थी सर से, और रनिंग जो कर रहा है उसमें ये बताइए, जब वो दौड़ रहा है तो प्राणायाम अपने आप हो रहा है। प्राणायाम अपने आप हो रहा है, क्योंकि जो ब्रीदिंग है, हम जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं, सर हमारे बता रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, मैं भी अपने टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस किया करता था। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जब हम एक कंटिन्यूस एक स्पीड पर जा रहे हैं, तो हमारा जो हार्ट है वो हैबिचुअल हो जाता है उस स्पीड का। तो वो कंटिन्यूस जो मेथड है जो हम उसमें करते हैं, वो हमारे को क्या है, फ़ायदा करता है। और देन है मेंटेनिंग मसल मास इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस। सबसे पहले हमको परफॉर्मेंस डेवलप करनी, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड है बात कर रहे हैं, इसलिए परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, मसल को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, साथ में मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, और इंजुरी प्रिवेंशन बहुत बड़ी बात की है। हमारे जो मसल्स हैं वो कई बार, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बॉल मेरे हाथ में लगी, मेरी अगर मसल्स अच्छी है तो उसको प्रोटेक्ट कर पाएगी। और अगर मसल ज़्यादा नहीं है, जो हमारा बॉडी का है, जैसे स्किन की लेयर है, उसके नीचे फैट की लेयर है, फिर बोन है, सॉरी मसल है, उसके बाद बोन है, तो वो फिर क्या इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, वो माइनर फ्रैक्चर हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज से एक टीम जा रही थी खेलने कबड्डी की। वो जो है स्कूटी पे थे, 3 लड़कियां थीं, वो पीछे से ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। एक लड़की तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई, एक लड़की उसके ऊपर से पूरी ट्रॉली निकली, उसके यहाँ फ्रैक्चर है, लेकिन माइनर फ्रैक्चर है। डॉक्टर्स ने एक ही बात बोली कि ये मसल्स मजबूत थी, जिसके कारण वो झेल गई इन चीज़ों को। तो हमारे को इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
मैं लॉन्ग डिस्टेंस किया करता था। एक इंस्टीट्यूट है ग्वालियर में, LNIP, उस समय LNCP हुआ करता था वो, मैं पढ़ता था, लॉन्ग डिस्टेंस करता था और मेरे घुटने में दर्द शुरू हुआ। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी लाइफ में काम आएगा ये, इसके लिए। मैं वहाँ पे दौड़ता था और जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं वो रोड पर ज़्यादा रनिंग करते हैं। अब बाद में हमको पता चला कि रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए, साइड में दौड़ना चाहिए। हम रोड पर रनिंग किया करते थे और उसका ये इफ़ेक्ट पड़ा कि मेरे घुटने में दर्द होना शुरू हुआ। अब मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा था, एक्टिविटीज़ अटेंड नहीं कर पा रहा था, तो मैं कुछ टाइम के लिए जोधपुर गया। जोधपुर एक राजस्थान में एक जगह है, वहाँ ननिहाल है मेरी, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ एक जिम में ऐसे ही चला गया मैं। तो वो जिम के ओनर थे, महेश शर्मा जी थे, बाई प्रोफेशन वो इंजीनियर थे, लेकिन मैंने देखा इतना बड़ा कमरा पूरा किताबों से भरा पड़ा था फिटनेस के ऊपर। तो ऐसी मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने बताया कि सर मैं लॉन्ग डिस्टेंस करता हूँ। तो बोले मैं भी करता था, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर रहे थे। तो मैंने बताया मेरे घुटने में प्रॉब्लम है। बोले मैं सही कर दूंगा। अब मैं जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता था, मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया था, उस समय इतना लोग भी नहीं थे ऐसे जो ट्रीटमेंट कर सकें, फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं थे उस समय पे। वो क्या करते थे, पेन किलर दे देते थे, और पेन किलर जब तक वो 3-4 घंटे उस दवाई का असर करता था, उसके बाद फिर पेन शुरू हो जाता था। तो मैंने कहा अच्छे से डॉक्टर नहीं सही कर पाए, ये क्या सही करेंगे, मैंने उनको छोड़ दिया। तो बोले नहीं आप आओ मैं कराऊंगा। मैंने कहा क्या कराएंगे। एक दिन वो घर पे आ गए मेरे, बोले तुम आने वाले थे, तुम आए नहीं। मैंने कहा सर मैं एक चीज़ तो ये कि मैं आप फ़ीस मुझसे लेंगे। तो बोला नहीं फ़ीस नहीं लूँगा, मैं जो नेशनल जो प्लेयर्स हैं उनसे फ़ीस नहीं लेता हूँ। बट मैं आगे मुद्दे की बात आ जाऊँ, उन्होंने मुझे वेट ट्रेनिंग शुरू कराई सर। जब वेट ट्रेनिंग शुरू कराई, 3 वीक्स में मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल गायब हो गया, और उसके 3 हफ्ते बाद मैं वापस ग्राउंड पे आ गया और अच्छे से रनिंग करने लगा। क्या है, हम दौड़ रहे हैं, हैमस्ट्रिंग जो मसल है उसकी तो एक्सरसाइज हो रही है, क्वाड्रिसेप की नहीं हो रही। मसल का रेशो बिगड़ गया। बैक में भी पेन इसी कारण होता है। हमारी अगर मसल का रेशो बिगड़ता है, कॉन्ट्रा जो मसल्स हैं उनका, तो हमारे को पेन शुरू हो जाएगा। और घुटने में दर्द का वो बड़ा कारण था क्वाड्रिसेप। उन्होंने, मैं सोचा यार इन्होंने कैसे सही कराई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे किताबें पढ़ने के लिए दी, बाहर की किताबें दी सारी। मैंने बुक्स पढ़ी, मेरे को पता चला, और फिर मैं उस चीज़ पे चला। तो आपके भी घरों में भी ज़रूर किसी न किसी के घुटने में प्रॉब्लम होगी, बैक में प्रॉब्लम होगी, शोल्डर में प्रॉब्लम होगी। अगर उनको हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कराएंगे, हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराएंगे, एक्टिव या पैसिव किसी भी तरीके से, वो आपको फ़ायदा करेगी। तो और आप किसी भी घर में चले जाइए, सबको ये प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगी। और हमारा तो एक साथी है मुरादाबाद में, वो यही काम कर रहा है। उसने अच्छा सा जिम खोला है, और उसके पास वो वैसे नॉर्मल जिम नहीं चलाता है, वो सिर्फ उसके पास पेशेंट आते हैं, शोल्डर पेन, बैक पेन, नी पेन, एल्बो पेन, और वो उन्हीं को सही कराता है, और सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। और एक बंदे से 5 हज़ार रुपये फीस लेता है मंथली। नई चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम जो हैं स्पोर्ट्स वाले, फिजिकल एजुकेशन वाले, उनको मालूम है, बस उसको हम लागू नहीं करते हैं चीज़ों को। और उसको हम लागू कर देंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो हमको इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। वाई मसल प्रोटेक्शन मैटर्स हम कर चुके हैं कि भाई क्रूशियल रोल। हाँ, कोई बात, मसल जो है वो सिर्फ स्ट्रेंथ का टूल नहीं है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म, इंजरी प्रिवेंशन, लॉन्गेविटी और ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। प्रोटेक्टिंग मसल मास थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। हमको मसल के नाम ही नहीं मालूम। आप जिम्स में जाइए, अच्छे जिम्स में जाइए, आज की सिचुएशन क्या है, आप उनसे
पूछना ग्लूटियस मसल कौन सी होती है, वो आधे बता पाएंगे, आधे नहीं बता पाएंगे। उनसे बोलोगे काफ मसल की एक्सरसाइज बता देगा, गैस्ट्रोनीमियस की बताइए, वो सिलियस की बताइए, वो नहीं बता पाएगा, उसको मालूम ही नहीं है एनाटॉमी, एनाटॉमी पढ़ी नहीं है उसने। तो ये जरूरी है कि प्रॉपर ट्रेनिंग। स्क्वाट्स कर रहे हैं हम लोग, स्क्वाट्स कर रहे हैं, यहाँ से स्क्वाट्स करते हैं, ये घुटना आगे आ रहा है हमारा पंजे के, 100% नी पे लोड पड़ेगा और नी इफेक्ट करेगी और नी पे इंजरी हो सकती है, नी में पेन शुरू हो जाएगा। रोड पर लोग रनिंग कर रहे हैं, हम अगर उनको गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, नी और एंकल, नी तो अनस्टेबल जॉइंट है, वो अगर उसको आप प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स और इंजरीज बढ़ेंगी आपकी। तो प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और वो हम लोगों को देनी है, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनको प्रॉपरली बताना है चीज़ों को। दूसरी बात, फिजियोथेरेपिस्ट का भी काम आप कर सकते हैं और करना चाहिए। अभी थोड़ा शुरू हुआ है ये फिजियोथेरेपी का कॉन्सेप्ट, आज के 5 साल पहले नहीं था। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपका एल्बो फ्रैक्चर हुआ एल्बो में, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करता था, उसको ट्रैक्शन दे के उसको जेड़ा और आप उसको क्या किया, प्लास्टर किया और उसके बाद प्लास्टर कटवाने आप चले गए। उसके बाद उसने दवाई वाई लिखी, कैल्शियम वेल्शियम लिखा, विटामिन की कोई टैबलेट लिखी और पेन की एक टैबलेट दे के आपको भेज दिया घर। उस समय फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की या फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जो इनएक्टिव होने के कारण जो मसल्स ने जो काम करना बंद किया था, उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो गई है और उस स्ट्रेंथ को वापस डेवलप करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस की बहुत ज़रूरत है। तो कभी भी आपके यहाँ किसी को इंजरी हो या ऐसा कुछ हो तो ये ध्यान रखना है कि प्लास्टर कटने के बाद या उस इंजरी के बाद आपको काम करना है उस मसल पे। अक्सर आपने देखा होगा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कि आप कभी बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद हम इनएक्टिव हो जाते हैं, बीमार होने के टाइम भी और उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद हमको एक्टिव होने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मसल्स को वापस रीगेन करना है। और स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कोटेशन है, इंजुरीज आर द लाइफ एंड वाइफ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे लाइफ और वाइफ आपके साथ साथ चलती है, वैसे इंजुरीज चलती हैं स्पोर्ट्स में। और इंजुरीज जो हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को नीचे करती हैं, लेकिन हम परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मसल्स को जहाँ आपकी इंजुरी हुई है या जो कोई लिगामेंट इंजुरी हुई है तो उसके आसपास की मसल्स को आपको मजबूत करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, जिससे आप अपना परफॉर्मेंस को फिर से वापस उस जगह पे ला सकें। हाँ, इनएक्टिव हो गए, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे आप प्लास्टर हुआ, इनएक्टिव हो गई, और इसमें ऑल और नन लॉ काम करता है। इसमें क्या है कि मसल्स आप यूज़ करोगे तो सारी मसल यूज़ हो रही है, नहीं है तो बिल्कुल बंद, आपका एक्टिविटी भी बंद हो गई, तो मसल की स्ट्रेंथ कम हो गई। तो अब क्या करना है, धीरे धीरे हमको एक्सरसाइज करनी है। अब जैसे आपका यह हाथ खुल नहीं रहा है, तो पहले हम इसको पैसिव मूवमेंट कराएंगे, किसी के साथ सपोर्ट के साथ कराएंगे, फिर धीरे धीरे उसको अपने आप करने के लिए बोलेंगे, फिर धीरे धीरे वेट के साथ करेंगे, तब जाके आप इस चीज़ को डेवलप कर पाओगे, तो वापस आ जाएगी। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर वो है तो रीगेन कर सकते हैं स्ट्रेंथ को, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रेंथ का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया एक, और इसमें रेगुलरिटी ज़रूरी है, रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी ज़रूरी है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में सब जानते होंगे, मिस्टर ओलंपिया रहा 8 बार, 7 टाइम कंटिन्यूस, फिर एक गैप के बाद में फिर रहा, कैलिफोर्निया का गवर्नर रहा वो। उसकी एक एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें एक स्टोरी है, एक बच्चा था 14 साल का, उसके विलेज में भैंस ने बच्चे को जन्म दिया, वो गया और उसने उसको लिफ्ट किया, ठीक है, कर दिया, 14 साल का बच्चा था, उसने लिफ्ट कर दिया, छोटा था, और वो रोज लिफ्ट करता था उसको,
एक दिन ऐसा आया कि वो पूरा भैंसा बन गया और उसको भी उसने लिफ्ट कर दिया। क्यों? रेगुलरिटी के कारण। मैं अभी इस एज में भी, मैं 55 का हो गया हूँ, लेकिन मैं अभी इस एज में भी 100 kg की बेंच मार देता हूँ, 150 की मैं स्क्वाट मार देता हूँ, 130 की डेड मार देता हूँ। ये तो नहीं है कि मैं उतना स्ट्रेंथ ले आऊँगा जो मैं उसमें था, लेकिन मसल को मैं रीगेन कर सकता हूँ। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बताऊँ, और हल्की फुल्की हमको करना चाहिए। वो हम आगे उसके वो भी पढ़ेंगे कि क्या। फिर न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, मैंने बताया आपको कि हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन, आगे हम उसका परसेंटेज ही पढ़ लेंगे। और रिकवरी बहुत ज़रूरी है। हमने एक्सरसाइज की लेकिन रिकवरी नहीं की और फिर हमने अगले दिन एक्सरसाइज कर ली तो क्या होगा? मसल इंजर्ड हो सकती है। तो बहुत साइंटिफिक चीज़ हैं, वो हमें ध्यान देनी होती है और ये बहुत ज़रूरी है एथलीट्स के लिए, फिटनेस एंथुसियास्ट के लिए और एजिंग के लिए भी, और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है मसल्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक बेनिफिट्स एंड फैट लॉस। जो मसल है वो है, अगर मसल्स आपके पास मसल मास ज़्यादा है, मसल्स आपकी प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो वो जो है ना वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी फैट की अपेक्षा। देन आता है हायर मसल मास इज इक्वल टू हायर बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमने बताया था। और ये जो है नेक्स्ट है लॉस ऑफ मसल लीड्स टू स्लोअर मेटाबॉलिज्म। वही अभी आपने जो बात कही, जब इंजरी हुई तो ये जो है आपका, आप इनएक्टिव हुए और इनएक्टिव होने के कारण मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ, और वो स्लो हुआ तो वो नुकसानदेह हो गया आपके लिए और आप में फैट गेन हुआ। तो इस समय एक चीज़ और है, जब इंजरी टाइम होता है उस समय भी हमको डाइट पर ध्यान देना चाहिए। फैट को कम करें, प्रोटीन को लेना है क्योंकि मसल रिपेयर के लिए हमें ज़रूरी पड़ता है, तो प्रोटीन लेना है। और इसमें भी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं प्रोटीन में भी, कि जो आपकी बॉडी किस तरीके से प्रोटीन को ले रही है। कई बार एलर्जी भी होती है कुछ को, जो जैसे अभी मैंने देखा, मैंने बात की कि ये चीज़ें लोगों ने हिसाब से एलर्जी है, तो वो आप देख लें कि क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है आपकी बॉडी को। नेक्स्ट है, अब इसका की टेकअवेज, मोर मसल इज इक्वल टू एफिशिएंट फैट बर्निंग एंड बेटर एनर्जी बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एंड इंजरी प्रिवेंशन। ये है कि जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं वो हमारे उसको जॉइंट्स को सपोर्ट करती हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल नी का दिया था, नी में मेरे को प्रॉब्लम हुई, फिर जब मैंने मसल की अपनी क्वाड्रिसेप को मजबूत किया, क्वाड्रिसेप मसल को मजबूत किया, जिसके कारण क्या हुआ कि वो उसके जो जॉइंट्स हैं वो भी मजबूत हुआ, और जॉइंट मजबूत होने के कारण क्या है, वो मेरी इंजरी को उसमें क्या वापस रीगेन हुई स्ट्रेंथ, और मैं अपने वापस उस काम पे आ गया। और जो स्ट्रॉन्ग मसल्स है उसमें रिस्क ऑफ इंजरीज भी कम होता है। अगर मेरे को पहले से ही ध्यान होता है कि मैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ और मैं साथ में क्वाड्रिसेप की भी एक्सरसाइज कर लूँ तो मुझे वो इंजरी नहीं होती। तो ये ध्यान देना है अपने को। नेक्स्ट है मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव्स पोस्चर। पोस्चर भी बहुत बड़ी चीज़ है, गुड पोस्चर, बैड पोस्चर, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे हमको लेटना है। अगर पोस्चर आपका अच्छा है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर वर्क करता है। साथ ही बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी मसल की ज़रूरत होती है। वीक मसल्स में हायर रिस्क ऑफ फॉल्स, फ्रैक्चर्स एंड जॉइंट्स ये रहता है। इसका की टेक वे है मेंटेनिंग मसल मास प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म मोबिलिटी इश्यूज। नेक्स्ट है हार्मोनल एंड इम्यून सिस्टम सपोर्ट। जो मसल टिश्यू है वो जो है आपको रिलीज करता है मायोकाइन्स, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आपके जो हार्मोन्स है, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको भी डेवलप करता है, उसको भी इंक्रीज कर अच्छा बनाता है। ग्रोथ हार्मोन्स, और जो मसल लॉस है उसको प्रिवेंट भी करता है। ये मसल लॉस जो है वो आपके जो है इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, उसका जो उल्टा है बता दिया इन्होंने। और साथ ही साथ हमारे
जो डिजीज़ है उसको भी कम करता है। हेल्दी रहना बहुत अच्छी बात है। हेल्थ में भी आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव हेल्थ पढ़ा है। आदमी नॉर्मल काम कर रहा है, कह रहा है मैं हेल्दी हूँ, लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकली हेल्दी होना नहीं है। हेल्दी होना मतलब फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग पढ़ा है, एंड नॉट मियरली विद एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और डिफॉर्मिटी। डेफिनेशन सबने पढ़ी है हेल्थ की, WHO की डेफिनेशन है, लेकिन इसका मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब यही नहीं है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक ठाक है, मैं ठीक हूँ, मैं किसी बीमारी से दूर हूँ। हेल्थ का मतलब है आप फिजिकली, मेंटली, सोशली आप बिल्कुल हेल्दी हो, तब आप हेल्दी कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट है ये की टेकवेज, ये आप देख लीजिएगा, एजिंग एंड लॉन्गेविटी। एजिंग में मैंने बताया था 30 साल के बाद मसल्स लॉस होना शुरू होता है। हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे हमारा मसल लॉस नहीं हो ज़्यादा, और हम लोग अपने को, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव कर सकें और अपने आप को भी। सैक्रोपिनिया जो एज रिलेटेड मसल लॉस होता है वो भी कम हो जाता है अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो। और लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्लोज एजिंग एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। एजिंग, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उनकी एज कम लगने लगती है। जितने आप एक्टर्स देखना, उनकी एज लगती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। मेरे भी एक फ्रेंड है फिल्म लाइन में, मैं ये बात भी कर रहा था वहाँ पे। एक गेम है आर्म रेसलिंग, सबने सुना होगा। आर्म रेसलिंग है गेम, और उसमें जो पहले हम लोग देखते थे नेशनल में 250 खिलाड़ी आ गया, 300 खिलाड़ी आ गया। मैं 92 से जुड़ा था उसमें। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ, 2014 में एक एक्टर हैं परवीन डबास, अगर आपने घोंसला का घोंसला मूवी देखी हो तो उसमें वो क्या रोल था उनका, अनुपम खेर के बेटे बने थे उसमें। वो और उनकी वाइफ है प्रीति झांगियानी, मोहब्बतें मूवी तो ज़्यादातर ने देखी होगी, उसमें हैं वो। उन दोनों ने एक लीग शुरू की PPL के नाम से, प्रो पंजा लीग के नाम से। जैसे ही वो आए इतना बूम हुआ। आज हम नेशनल कराने जाते हैं तो लगभग 2500 खिलाड़ी आता है नेशनल। कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये लोग हमारे बच्चे बैठे हैं, ये IT सेक्शन के हैं, और इनको लास्ट ईयर हमने शुरू किया PPL से, प्रो पंजा लीग में भी इन्होंने ही पूरा टेक्निकल देखा था। और अब ये उसका जो हमारी फेडरेशन है, पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया, उसका भी ये देख रहे हैं पूरा काम। और ये अमेरिकन फुटबॉल खेलते थे हमारे पास में, लेकिन अब इन्होंने ऐसा काम किया है कि जो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था आर्म रेसलिंग का, डबल नॉकआउट का, उससे बेहतर इन्होंने तैयार किया है। इंडियन मेड अपना डबल नॉकआउट सिस्टम पूरा इन्होंने ऐसा सिस्टम किया। रजिस्ट्रेशन पहले से कर लेते हैं, बस वहाँ वेट चेक करना होता है और वो बस वो डालते हैं स्क्रीन पे, आपकी बाउट्स अपने आप आती रहती हैं। और डबल नॉकआउट सिस्टम बिल्कुल अलग सिस्टम है, क्योंकि वो उसमें विनर ब्रैकेट और लूज़र ब्रैकेट अलग जाता रहता है। जो फिजिकल एजुकेशन के वो समझ सकते हैं चीज़ों को। और 2 बार हारने के बाद ही खिलाड़ी बाहर होगा। तो बात कर रहा था मैंने, उनसे मुलाकात हुई हमारी, और वो जब मैंने उनको देखा बड़ा फिट, तब मैंने देखा कि उन्होंने एक अपना ट्रेनर रखा हुआ है और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं, जो हमारे जितने भी अपने फिल्म एक्टर्स हैं। और एक बात बताऊं, जो हम एंडोरेंस ट्रेनिंग आगे हम पढ़ेंगे इसको, जो कार्डियो वर्सेस वेट ट्रेनिंग में भी आपका वेट लूज होता है, फैट बर्न होता है, फैट ज़्यादा लूज होता है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ लॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्लोज, ये कर लिया। नेक्स्ट है फास्टर रिकवरी एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। अगर मसल मास आपका अच्छा है तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। मैंने आज वेट ट्रेनिंग की, डेड लिफ्ट लगाई या स्क्वाट्स किया। नॉर्मल आदमी को अगर बहुत हैवी कर रहा है वेट ट्रेनिंग तो उसको 48 to 72 आवर्स चाहिए ही चाहिए स्क्वाट्स के बाद में।
अगर आप मीडियम वेट लेते हो तो आपको 48 आवर्स 24 टू 48 आवर्स चाहिए ही चाहिए रेस्ट के लिए, उसके बाद ही आप रिकवर कर पाएंगे। लेकिन जिनका मसल मास ज़्यादा होता है वो उनकी रिकवरी भी फास्ट होती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर मसल्स जो हैं, अगर आपकी मसल्स मजबूत है तो आपका एंड्योरेंस भी अच्छा हो जाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। क्योंकि मैंने एक बार देखा था कराटे में, आप कराटे का कोई हो तो बुरा मत मानना, मैं जब LNCP से बाहर आया तो मैंने देखा एक कराटे कोच थे, एक अर्जुन थापा करके, ग्वालियर की बात है। मैंने उनको ट्रेनिंग देने का मेथड देखा कि वो एक बच्चे को बैठा लिया उन्होंने ऐसे, और एक उसको दीवार के साथ बैठा के पैर खोल लिए, एक ने इधर टांग पकड़ी, एक ने इधर टांग पकड़ी और जोर से दबाया उसका, और वो पूरी पैर खोलने के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला यूज़ किया। पर उसमें इंजरीज़ के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपके लिगामेंट्स इंजर्ड हो गए तो ज़िंदगी भर सही नहीं हो पाएगा। आपके मसल्स में ताकत ही नहीं है तो उसको सहन कैसे कर लेगा वो। तो फ्लेक्सिबिलिटी, वैसे बोलते हैं स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी ऑपोजिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ के साथ अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स की पावर ज़्यादा बढ़ती है। तो यह है कि हमारा जो है, अगर मसल मास ज़्यादा है तो रिकवरी भी फास्ट होगी, वर्कआउट आप ज़्यादा कर पाएंगे, इंजरीज कम होगी। साथ में आपका एंड्योरेंस, स्पीड और पावर, स्पीड और पावर के लिए भी मसल्स ज़रूरी हैं। आपने देखा होगा बेन जॉनसन को दौड़ते हुए, अगर आप लोगों ने देखा है 100 मीटर, कि उसकी मसल्स जो स्प्रिंटर्स हैं उनकी बिल्कुल एक एक मसल दिखाई देती है। अगर मसल ही नहीं होगी तो दौड़ नहीं पाएगा। मसल की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एथलीट्स विद गुड मसल प्रोटेक्शन सस्टेन फ्यूअर लॉन्ग टर्म इंजरी। वही है कि हम लॉन्ग टर्म इंजरी से अपने आप को बचा सकते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन मसल, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं योग पे बात नहीं करूँगा, योग आपने सीखा है, अभी 2 दिन शायद आपकी क्लास भी हुई है योग की, है हाँ। तो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, हम उसी पे बात करेंगे। अब आता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, या हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं। सिंपल वे में सबसे पहले ट्रेनिंग जो है वो हमें कैसे करना चाहिए? एक तो हमें डिफरेंट मसल ग्रुप होते हैं उसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एज जब बढ़ जाती है 30 साल के बाद, कुछ अभी हैं उसमें, कुछ आने वाले हैं आप लोगों में से, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। कंपाउंड एक्सरसाइज करनी ही करनी है। कंपाउंड एक्सरसाइज कौन सी हैं? जो पावर लिफ्टिंग में होती हैं, जिसमें ज़्यादा मसल यूज होती है। स्क्वाट्स, बेंच एंड डेडलिफ्ट, ये आप अपने उसमें शेड्यूल में ज़रूर डालिए, कंपाउंड एक्सरसाइजेस। उसके बाद और चीज़ क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, कि एक और चीज़ होती है कि भाई मैं अपने शहर में हूँ तो मैं जिम जा रहा हूँ, लेकिन अब कोर्स आ गया STC, अब मुझे अपने दूसरे शहर में जाना है। कुछ लोग बाहर से भी आए हैं यहाँ पे, एक भाई हमारे कश्मीर से आए हुए हैं, तो अब यहाँ आए तो यहाँ आपको जिम नहीं मिला और 1 वीक आपको रहना है। कई बार इंडक्शन कोर्सेज होते हैं आपके 21 डेज़ के हैं, आपके रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं 14 डेज़ के। अब वहाँ क्या करोगे आप? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की, कैलिस्थेनिक्स। और हम अपने बॉडी वेट से जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। पुशअप्स तो लगा सकते हैं, हम बिना वेट के स्क्वाट्स तो लगा सकते हैं, बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं, लेमैन लैंग्वेज में, कि आपको ये करना ही करना है। दूसरी बात, हम जिम में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? वेट ट्रेनिंग को पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक दिन चेस्ट बैक ले लिया, दूसरे दिन बाइसेप ट्राइसेप ले लिया, तीसरे दिन थाई और शोल्डर ले लिया, या कई बार ऑपोजिट भी करते हैं, चेस्ट और बाइसेप ले लिया, बैक और ट्राइसेप ले लिया, थाई और शोल्डर ले लिया। एक मसल को हम लगभग कितने, हाँ अब मैं सेट और रिपीटिशंस का बता देता हूँ पहले, कि सेट क्या है और रिपीटिशन क्या है। हम बेंच प्रेस कर रहे हैं, वेट लिया हमने 1 2 3 4, ये माना, ये रिपीटिशंस हो गया। इसके बाद
हमने रेस्ट लिया 1 मिनट का, फिर हम दोबारा आए, फिर हमने 12 रिपीटेशन मारी, ये सेट हो गया। ठीक है, तो हमको मिनिमम एक मसल के लिए 12 to 15 सेट्स लेने ही हैं। सेट्स, पहले सेट्स बोल रहा हूँ मैं आपको, रिपीटेशन अभी बाद में बताऊंगा। एक मसल ग्रुप को हमको, जैसे बाइसेप हम कर रहे हैं, तो बाइसेप के 12 सेट्स लेने ही हैं, 12 to 15 सेट्स बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए, मैं अभी आऊँगा उस टॉपिक पे, रिपीटेशन पे आऊँगा, रेप्स पे आना है। तो ये ध्यान रखना है 12 to 15 सेट्स लेने हैं और उसमें हमको डिवाइड करना है, मिनिमम 4 एक्सरसाइज लेनी है। तो हम 4 एक्सरसाइज ले रहे हैं तो 3-3 सेट एक एक्सरसाइज के लेंगे। जैसे हमने बाइसेप कर्ल किया तो इसके 3 सेट ले लिए, प्रीचर कर्ल लिया या कंसंट्रेशन कर लिया तो उसके हमने 3 सेट लिए। फिर डंबल लेके, अभी रॉड से कर रहे थे, अब डंबल से करना है हमको, है ना। तो है केबल कर्ल भी कर सकते हैं, हाँ, तो वो तो आपको करना है, कुछ बॉडी वेट से कर सकते हैं, केबल से कर सकते हैं, डंबल से कर सकते हैं, तो वो एक अलग बात है। पर मैं सेट बता रहा हूँ, आपने 12 to 15 सेट्स करने हैं। अब रिपीटिशंस कितने लगाने हैं, अब टॉपिक पे बात आएगी जो आप सुनना चाह रहे थे। कितने टॉपिक, कितने रिपीटिशंस कर सकते हैं? वेरी गुड, डिपेंड करता है कि हम किसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं 1 to 5 स्ट्रेंथ, हमको ताकत बढ़ानी है, तो हम मैक्सिमम वेट लेंगे, मैक्सिमम वेट लेके उसको 1 रिपीटिशन या 2 रिपीटिशन या 5 तक अगर हम करते हैं रिपीटिशन, हैवी से हैवी करके, कि हमारे 5 ही रिपीटिशन लग पा रहे हैं, 4 ही लग पा रहे हैं, 3 ही लग पा रहे हैं, वो स्ट्रेंथ के लिए होगा। लेकिन हमने एक वेट लिया 80 kg लिया और अगर 5 के ऊपर चला गया 6, तो वो स्ट्रेंथ के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? वो बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग। जो 6 से 12 का जो वो है, वो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं। 6 से 12 जो रिपीटिशंस हैं वो बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, मसल हाइपरट्रॉफी के लिए। हाइपरट्रॉफी के लिए, हाइपरट्रॉफी मतलब मसल्स में का को, हाँ। इसके बाद जो 12 से ज़्यादा जितने रिपीटिशन मार रहे हैं, 12 से 15 या वो उसके लिए, वो भी हाइपरट्रॉफी के लिए, लेकिन वो हमारे मस्कुलर एंड्योरेंस को डेवलप करता है। हमको रनिंग करनी है 26 माइल्स की, 42 किलोमीटर्स की, और हम सिंपल ट्रेनिंग कर रहे हैं। कई बार हम अपने एथलीट्स को कहते हैं, बैग लिया, उसमें वेट डाला और बोले चलो दौड़ के आओ। फौज में बहुत होता है, मेरे फादर बीएसएफ में थे, मैं देखता था, मैं भी बीएसएफ स्कूल में पढ़ा। वहाँ जो सजाई ये दी जाती है, राइफल तान दी, पीछे बैग लटका है, उसमें वेट डाल दिया, दौड़ो 50 चक्कर। एक बार मैं बता रहा हूँ, मैं बीएसएफ स्कूल में पढ़ता था गंगानगर, और वहाँ क्या हुआ, हमारे मैथ्स वाले जो थे ना, जो वर्कर होते हैं, तो अच्छा बच्चे होते थोड़े शरारती तो होते ही हैं, और ऐसा कोई बच्चा, आप में भी ऐसे नहीं है लोग होंगे जिसने कभी शरारत नहीं की हो। बचपन में सबने शरारत की है, तो हम उससे ज़्यादा मांगते थे खाने का, तो देता नहीं था। तो थोड़ा सा लगा कि भाई कुछ करना चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए। तो एक दिन सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया, और वो सब्ज़ी मैंने उठाई और मैंने दौड़ लगाई, और जो वहाँ के डीआईजी थे, वो चेयरमैन थे स्कूल के हमारे, उनको ले जाके रख दिया। मैंने कहा सर ये देखो ये खाना बनाया है। वो गुस्से में आए और उन्होंने वो नायर नायर करके था, एक साउथ इंडियन था जो कुक था, उसको बोला बेटा लाए, वो जो पतीला था सब्ज़ी का उसके सिर पे रखा और बोले लगा इसके 26 चक्कर। अब उसके बेचारे के सब्जी टपक रही है, वो हो रहा है, बेचारा दौड़ रहा है, उसकी हालत ख़राब हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम हम जाते थे ना, तो पहले से ही ध्यान रखता था, हाँ भैया क्या चाहिए पहले ही बता दो मुझे। ये शरारत वाली बात है, लेकिन जो हमें जो चीज़ है वो ये रिपीटिशन से मैं कह रहा हूँ, वो रिपीटिशन ज़्यादा लगवाते हैं। फौज में ये फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो ट्रेनिंग होती है वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। अब टॉपिक पे आते हैं, जो 12 से ज़्यादा जो रिपीटिशन जो हम कर रहे हैं,
चाहे वो 50 हो 100 हो, वो किस पे जा रहे हैं? एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए। हम आर्म रेसलिंग में करवाते हैं हल्का वेट लेके, या फोर आर्म को डेवलप करने के लिए आप कभी भी ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेते। हम लोग वेट कम लेते हैं, रिपीटिशन ज़्यादा करवाते हैं, 100 200, ये मसल्स मजबूत होती है। पूरा आर्म रेसलिंग में बहुत यूज़ करते हैं हम इससे। तो हमको क्या करना है कि जो ये अपना रिपीटिशंस का मैंने बता दिया, सेट्स का बता दिया आपको, ये इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, उसको डिवाइड करना है उसमें, या तो वीक में हम 3 दिन कर लें, अल्टरनेट डेज में, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, या फिर हम मसल्स को बांट लें, जो मैंने बताया था आपको, स्प्लिट मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है। और वेट ट्रेनिंग के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ बोलिए। 6 to 12। हाँ, लेकिन एक हम लास्ट में एक रिपीटिशन, उसमें देखो कई मेथड्स हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो होता है मेथड हम हाई रिपीटिशन वाला, लास्ट में जो लास्ट सेट है, जैसे हमने बाइसेप कर्ल किया तो हमने 6 to 12 की रिपीटिशन, लेकिन लास्ट सेट हम क्या करते हैं, रॉड दी और बोला कि अब इसके 50 रिपीटिशन कम से कम मार, तो पंप हो जाएगी। लेकिन वो पंप उसी समय के लिए होगी। जब बॉडी बिल्डर जब जाते हैं ना शो करने, अपना बॉडी को शो करने जाते हैं स्टेज पे, तो रिपीटिशन ज़्यादा मारते हैं उसी समय पंप करने के लिए, है ना। और कोई पेस? हाँ, अब ये भी है, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, मैं मिस भी कर रहा था इसको। पेस का, जब हम हाई रिपीटिशन मार रहे हैं तो पेस भी हमारी ज़्यादा होगी, फास्ट होगा जब पंप के लिए जा रहे हैं उसी समय के लिए। लेकिन जनरली हम जो वर्कआउट करते हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए आप, अगर वो फॉर्मूला आपने कर लिया, बहुत अच्छी मसल्स का शेप आएगा। हम अगर 2 सेकंड में ऊपर ले रहे हैं तो 4 सेकंड रोकेंगे और 16 सेकंड में नीचे ले तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो वो अंदर की जो मसल्स है ना वो भी डेवलप होंगी। आजकल पूरा जो हमारा जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है इसी पे चल रहा है। स्क्वाट्स को मैं धीरे 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 नीचे लेके जा रहा हूँ, नीचे गया यहाँ से, यहाँ एकदम से पंप किया, एकदम से स्क्वाट मारा, तो इससे क्या है, एक्सप्लोसिव पावर भी आपकी डेवलप हो रही है और मसल्स में को उसको रोकने की भी ताकत बढ़ रही है आपकी वेट को। तो ये हमको करना है रिपीटिशंस में। अगर आपको मसल्स में अच्छा शेप चाहिए तो हमको, जब हम मसल्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो उसको मूवमेंट को, उसको हम फास्ट करें और वापस नीचे लाते समय स्लो, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो। साथ में सांस का भी ध्यान रखना है। सांस का नहीं बोल रहा, सांस का बोल रहा हूँ मैं, ब्रीदिंग का, ठीक है ना। तो वो एक व्यक्ति की शादी हुई और वो अपनी बहू को लेके आया, तो उसको बोला मम्मी मेरी बहू का ख्याल रखना। वो तो चला गया कहीं बाहर। अब वो बेचारी योग कर रही थी, आवाज़ आ रही थी सांस अंदर सांस बाहर। एक्सरसाइज करके जब वो उठी, देखा तो उसकी सांस बेचारी बाहर जा रही थी और वापस अंदर आ रही थी, सांस बाहर जा रही थी वापस अंदर आ रही थी। तो बोले ये क्या कर रही हो? बोले अरे मेरे को ध्यान रखना था ना, वहाँ आवाज़ यही आ रही थी कि सांस बाहर सांस अंदर। तो बोले सांस नहीं, वो बोले तो सांस। तो ब्रीदिंग मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, हमें ख्याल रखना। अगर हम सांस को रोकते हैं एक्सरसाइज करते समय तो वेट तो आप ज़्यादा उठा लेंगे, ये फैक्ट है। पावर लिफ्टिंग वाले जो है वो सांस को रोक के जाते हैं। स्क्वाट करने गए, मार दिया उन्होंने, ज़्यादा मार दिया, लेकिन वो ब्लड प्रेशर को आगे लॉन्ग टर्म में अगर आप ये करेंगे तो ब्लड प्रेशर को डेवलप करेगा, बीपी आपका हाई हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, जब हम वेट को लिफ्ट कर रहे हैं तो सांस छोड़ना है, जब वापस ले रहे हैं तो सांस को लेना है, तो आपका प्रॉपरली आपका मूवमेंट होगा। और कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, नहीं, एक दिन का तो गैप देना ही चाहिए। हाँ, 2 मसल मैंने आपको बताया,
काफ और फोर आर्म, इसको आप डेली करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर्किट ट्रेनिंग का भी बता देता हूँ मैं, इसके बाद बताता हूँ मैं। तो वो जो फोर आर्म और काफ मसल है उसको हम क्या कहते हैं, वो डेली कर सकते हैं। बाकी आपको गैप देना ही देना है। इवन लोअर बैक की जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें 4 दिन का गैप चाहिए, वो सबसे मतलब देर में रिकवर कर पाती है। सर्किट ट्रेनिंग एक क्वेश्चन आया है। सर्किट ट्रेनिंग होती है, हम कर सकते हैं, लेकिन सर्किट ट्रेनिंग है मस्कुलर एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। मस्कुलर एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए सर्किट ट्रेनिंग होती है। स्पोर्ट्स वालों को सर्किट ट्रेनिंग अच्छी रहती है, क्योंकि उनका एंड्योरेंस भी डेवलप हो रहा है और साथ में उनकी स्ट्रेंथ भी डेवलप हो रही है। लेकिन सर्किट ट्रेनिंग रोज़ नहीं करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि मिनिमम हमको 2 दिन का गैप लेना ही लेना है सर्किट ट्रेनिंग में। तो ये है। और कोई क्वेश्चन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पूछ सकते हैं? ब्रीथ करेंगे तो जब कोई रेजिस्टेंस ले रहे हैं तब ब्रीथ करेंगे या नॉर्मल हम ब्रीथ करते हैं, कोई पैटर्न? जब हम, मैंने बोला जब हम वेट को लिफ्ट कर रहे हैं तो उस समय सांस को छोड़ना है। ये करना है, ये मूवमेंट होता है एक्चुअली। जब वेट को लिफ्ट कर रहे हैं तो सांस को छोड़ना है, ठीक है। बेस्ट मेथड तो यही है। बाकी फिर ये है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सांस को नॉर्मल होने दीजिए, पर उस समय आप हैवी वेट फिर मत लीजिए, लाइट वेट से कीजिए जब तक आपकी इस हैबिट में नहीं आता है। हाँ सर, बाइसेप कर्लिंग में भी है, हाँ बाइसेप कर्लिंग में हम जब लिफ्ट कर रहे हैं तो सांस को छोड़ेंगे, ठीक है। हाँ सर, जब ये हैवी वेट के साथ स्क्वैट्स लगाते हैं तो जब ये एग्जर्ट कर रहे हो, ऊपर आ रहे हो, तो मतलब ब्रीदिंग जो है वो रोक दे रहे हैं, होल्ड कर ले रहे हैं, नहीं तो करना, उसका नहीं। हाँ वो बता दिया मैंने आपको। ब्रीदिंग में क्या है, एकदम आप अगर होल्ड करोगे तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। और इमीडिएट इफेक्ट क्या हो सकता है, मैंने कई पावर लिफ्टर्स को, क्योंकि पावर लिफ्टर मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे, रहे हैं, अब नहीं है इस समय। उनकी स्थिति को देखते हुए मैंने पावर लिफ्टिंग को कम किया, क्योंकि वो अब आजकल वो स्टेरॉइड्स हो गया है मामला, डोपिंग वाला, और वो बहुत है पावर लिफ्टिंग में। तो जो अभी भैया ने क्वेश्चन पूछा, हैवी वेट अगर आप ले रहे हैं तो अगर आपने सांस रोका तो कई बार एकदम से आप चक्कर खा के गिर भी पड़ते हैं। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, ब्रेन को तो दिक्कत होती है, फिर आप चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। तो कोशिश करिए हम ज़्यादा उसमें जाके कि हमको जो वेट ट्रेनिंग करनी है वो, क्योंकि अब हम जो लोग हैं वो इस एज में है कि अब हमें बहुत ज़्यादा हैवी से नहीं मारना है। रिपीटिशंस हम लोग ले रहे हैं 6 to 12 लेके चलें और उतना ही वेट लें जितना हम इतना वेट उठा सकें, है ना। सांस को रोकना नहीं है, सांस को कंटिन्यू चलने देना है। और अगर कंट्रोल हो सके तो जब हम लिफ्ट कर रहे हैं तो सांस को छोड़ें, और जब हम वापस वेट को ला रहे हैं तो उसको धीरे धीरे लाना है, सांस खींचते हुए लाना है। ये है। और कोई क्वेश्चन? सर के स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए हम वेट कैसे डिसाइड करेंगे, कितना वेट हमें लिफ्ट करना है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये। तो इसमें होता है कि हम पहले हाईएस्ट कर लेते हैं कि हम मैक्सिमम, सॉरी हाईएस्ट नहीं, मैक्सिमम वेट कितना लिफ्ट कर पा रहे हैं हम। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मैंने बेंच लगाया, अभी मैंने दोनों तरफ 10-10 kg लिया और टोटल 40 kg हो गया, मैंने एक लिफ्ट मारी। उसको हम चेक कैसे करना है आप कर सकते हैं सब, वो मैं बता रहा हूँ। फिर आपने उसमें 5-5 kg और बढ़ाया, अब आपको लगा बहुत ईजी हो रहा है तो आप उसको वेट को और बढ़ा भी सकते हैं। एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब आप सिर्फ एक रिपीटिशन मार पाएंगे, ठीक है। तो वो जो है वो आपका मैक्सिमम वेट हो गया जो आप लिफ्ट कर रहे हैं, उसका हमारी उसमें 60 to 70% लेना है। अब अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम डेवलप कर रहे हैं तो आपका 90 to 100% होगा। कि हम 100 kg की अगर बेंच प्रेस मार रहे थे तो हम अगर स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, मतलब हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसका 90 से 100% लेंगे, 90 से 100 kg लेंगे। उसके रिपीटिशन कितने जाएंगे, 1 से 5, ठीक है। फिर जब हम वो कर रहे हैं अपना क्या कहते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए या मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए या पावर को डेवलप करने के लिए, तो 6 to 12 रिपीटिशंस हैं। उसमें कितना जाएगा, 85% तक जाता है, 60 to 85% लेते हैं।
और जब हम 12 से ज़्यादा रिपीटिशन ले रहे हैं तो 50% वेट लेके हम करेंगे तो इफ़ेक्टिव रहेगा और रिपीटिशंस भी आप ज़्यादा मार पाएंगे। और अगर हैवी वेट में हम रिपीटिशन ज़्यादा मारेंगे तो इंजरी के चांस बन जाते हैं। अभी मेरे पास लॉन्ग जंपर हैं, 2 बच्चे अच्छे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, वो 6.5 मीटर से ज़्यादा मार रहे हैं। उनको मैं इतना बोलता था कि आप ज़्यादा हैवी वेट मत करो, वो नहीं सुनते थे, लेकिन वो इंजरी खा गए ये अंकित, और वो उनका क्या है रुका। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करानी है, उनको हम 60 to 85% तक ही लेके चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आप वाट किस प्रकार से ट्रेन करेंगे? स्क्वाट्स। नहीं, नीज पेन में जो आप बताते हैं 20 डेज, तो लगातार किया आपने नीज में? हाँ, नीज की, हाँ वो तो मैं डेली करता था वो। हाँ, वो एक्सरसाइजेज है, जैसे एक लाइन पे मैंने एक पैर आगे रखा, एक पीछे लाइन के, और स्लोली जाता था नीचे, यहाँ रजिस्ट किया, आइसोमेट्रिक, उसमें आइसोमेट्रिक काम करेगी, ये रजिस्ट किया यहाँ पे। अब किसी के शोल्डर में प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल दूंगा मैं, आप आओ 1 मिनट आ जाओ। सिंपल वे है, देखो आप, ये है, अब इनका हाथ नहीं उठ रहा है, फ्रोजन शोल्डर होता है ना, रोटेटर कफ भी होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रजिस्ट करेंगे। अब इनको बोलेंगे धीरे से प्रेस करो, हम यहाँ रोकेंगे थोड़ा सा, थोड़ा, और इसमें हम पूरी ताकत नहीं लगाएंगे, इतना कर सकेंगे कि ये थोड़ा सा हाथ उठा सके, ये ठीक है, चाहे हम वेट से दे दें, और जब भी हम वो करेंगे तो वो स्लो मूवमेंट कराएंगे। रिहैबिलिटेशन के लिए, थैंक यू, रिहैबिलिटेशन के लिए और फिजियोथेरेपी पर्पज से हम मूवमेंट को जाते समय भी स्लो रखेंगे, ध्यान रखें मेरी बात को। लेकिन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसमें हमको एक्सप्लोसिव मूवमेंट चाहिए, उसके लिए हम ये काम करेंगे। लेकिन उस रिहैबिलिटेशन पर्पज से या आपके इंजरी को जो हम वो करते हैं, इंजरी के लिए फिजियोथेरेपी करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या है, मूवमेंट को स्लो रखना है। जितना स्लो रखेंगे उतना इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बारबल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी है। बारबल रॉड से हम एक्सरसाइज करेंगे, हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए कोशिश करें हम बारबल ज़्यादा यूज़ करें। मसल बिल्डिंग के लिए डंबल बहुत अच्छी वो है, क्योंकि जो डंबल्स हैं वो आपके दोनों पार्ट को डेवलप करेंगे। बारबल ज़्यादा बेटर है? मैं बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए बारबल ज़्यादा अच्छा है। जो 1 से 5 रिपीटिशन जो अपन लगा रहे हैं ना स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए, वो हमको 1 से 5 पे, तो वो हम बारबल ज़्यादा यूज़ करें। और वैसे जो 6 to 12 है उसको हम डंबल यूज़ करेंगे, अच्छा रहेगा। और ज़्यादा जो वो जा रहे हैं 12 के बाद, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि अपनी बॉडी वेट से एक्सरसाइज करें, जैसे पुलअप्स हैं, पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, बैक रेज है, लेग रेज है। ये इसके लिए हम लोग क्या अपने बॉडी वेट से करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बट सर मल्टीपल रिसर्चेस हैव शोन कि अगर हम बारबल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मसल इम्बैलेंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे आप कब जाओगे, जब आप बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप कर लोगे ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ, जब कोई नया जिम में बंदा आया, हम उसको रॉड नहीं देंगे, हम उसको डंबल्स देंगे, जिससे उनके जो मसल्स हैं, जो दोनों पार्ट है, चाहे वो पैर हों चाहे वो हाथ हों, दोनों में बराबर मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाए। कई मैंने देखा किसी की चेस्ट ज़्यादा डेवलप हो गई है, कम इधर कम है, क्यों? क्योंकि वो जो आप बोल रहे हो वही प्रॉब्लम है कि इनबैलेंस। और वो ये हमें ध्यान देना चाहिए, कोई नया हमारे पास कोई बंदा आ रहा है एक्सरसाइज करने, तो हमको इस चीज़ पे ध्यान देना है। सबसे पहले उसको उसके ओन बॉडी वेट से एक्सरसाइजेस करानी है, पहला पार्ट। मेरा तो कहना है 1 महीना आप उसको 1 से 1.5 महीना वही ओन बॉडी वेट से कराइए आप, उसके बाद उसको डंबल पे लेके आइए, उसके बाद बारबल से शुरू कराइए। बारबल बिल्कुल एडवांस हो गया,
फिर कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे लेके जाइए उसको, और कंपाउंड के बाद जो हमारे वैसे हैं वेट लिफ्टिंग टाइप में, जो स्नैच हैं, जर्क है, क्लीन एंड जर्क है, वो बाद में आएगा। ये मसल स्ट्रेंथ के लिए जिम के बगैर कोई तरीका है? ओन बॉडी वेट, पुशअप्स, पुलअप्स बेस्ट मेथड है। हाँ, रेजिस्टेंट बैंड नहीं, लेकिन वो ओन बॉडी वेट से भी हो जाएगा, वो अच्छा है, बेस्ट मेथड है, और उसमें थोड़ा सा कार्डियो भी हो जाता है। हाँ, वो भी अच्छा रहता है। अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों को एक्सरसाइज किस तरह से? हाँ, बहुत अच्छा है। किसी के एल्बो में हाइपर एक्सटेंशन है, वही बात कर रहे हैं ना? अच्छा, ब्लड प्रेशर, ठीक है ठीक है, मैं दोनों पे बात करूंगा। एक टॉपिक मेरे को भी ध्यान आ गया, हाइपर एक्सटेंशन। किसी का एल्बो है वो ज़्यादा वो हो रहा है, उस समय क्या क्या ध्यान रखना है? उस पर ये ध्यान देना है कि वो फुल एक्सटेंड नहीं करे हाथ, नहीं तो इंजरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। वो अपने वो सोनी की है प्रॉब्लम, वो लड़की है, उसके एल्बो ऐसा है, तो उसको क्या है, जब वो वेट ट्रेनिंग करेगी, अगर वो एक्सटेंड करेगी फुल, तो वो लोड पड़ेगा जॉइंट पे और हो सकता है वहाँ इंजरी होने के चांस बढ़े। अब हाइपर टेंशन की बात आई, बहुत अच्छी बात है। जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको हम पहले साइकिलिंग से शुरू करें, कार्डियो से शुरू करें, और वो भी हम इंटरवल ट्रेनिंग कराएं, फास्ट नहीं कराएं, स्लो से शुरू करें हम, कि भाई उसको हमने पहले दिन 4 से 5 मिनट उसको बोला कि स्लो साइकिलिंग करिए, फिर हम उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, उसी कैपेसिटी देखते हुए बढ़ाएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। अब एक चीज़ और बता दें, जब आप कार्डियो कर रहे हो, कार्डियो हम अगर 20 मिनट तक करेंगे तो हमारी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट भी बर्न होगा, फैट का नंबर नहीं आएगा। 20 मिनट के बाद अगर हम वर्कआउट करेंगे 45 मिनट तक, तब आपका फैट से ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, तो फैट बर्न होगा। और 45 मिनट के बाद अगर हम वही कंटिन्यू करेंगे वर्कआउट, जैसे रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या हम स्विमिंग कर रहे हैं, तब आपकी मसल्स भी टूटना शुरू हो जाएगी, मसल ब्रेक होगी। और वो क्या होता है, जैसे आपने एंड्योरेंस रनर्स देखे होंगे, मैराथन रनर्स बिल्कुल सूखे सूखे होते हैं, उनका हार्ट बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन मसल्स में स्ट्रेंथ कम होती है। अगर हम उसको कार्डियो के साथ में अगर स्ट्रेंथ करा देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी वो बात आई, तो हाइपरटेंशन में हमको ये ध्यान रखना है कि एक तो, और हाइपरटेंशन में आगे झुकने वाली एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। ब्लड प्रेशर में जो आगे झुकने वाली एक्सरसाइज है, फॉरवर्ड बेंडिंग वाली मूवमेंट नहीं करने हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो उनको धीरे धीरे डेवलप करें, एकदम लोड ना दें उन पे, और धीरे धीरे हार्ट की अच्छी कंडीशनिंग होगी तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात, खाने पीने पे ध्यान देंगे, सॉल्ट को कम करेंगे, और थोड़ा सा तला हुआ और ये चीज़ें कम करेंगे, फैट की मात्रा को कम करेंगे। पर एक बात बता दें आपको कि फैट 10% तो बॉडी, 10% जो अपना डाइट का है वो आपको लेना ही लेना है फैट, लेकिन गुड फैट के रूप में, ये ध्यान रखना। गुड फैट में आपके जैसे बादाम है, ये मूंगफली है, ये चीज़ों, इनके जो है तिल है, ये गुड फैट में आते हैं, ये लेना है आपको। ये चीज़ें कम यूज़ करनी है, जो रिफाइंड वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं ना। और कोई क्वेश्चन? बहुत अच्छी बात है। हीट का हम आगे, हीट का आएगा, हीट का आ रहा है, उसमें हम बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई जिसको, अगर मैं फिर आगे चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन रिच डाइट लेनी है हमको, और यहाँ पे देखिए 1.6 लिखा है, 1.8 to 2.2 जो ग्राम है वो प्रोटीन का हमें लेना चाहिए, स्पोर्ट्स वाले। बट जो वैसे पर्सन है वो 1 ग्राम पर बॉडी वेट इनफ है। साथ में सफिशिएंट रिकवरी, 6 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए ही चाहिए। इसमें 7 to 9 लिखा है, 9 उनके लिए जो बहुत हैवी कर रहे हैं, 4 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं। आजकल जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। पहले जब हम करते थे सॉरी, मॉर्निंग में वर्कआउट किया, इवनिंग में कर दिया। आजकल तो जो
अच्छे जो ट्रेनर्स हैं वो करा रहे हैं, दिन में 4 शेड्यूल करा रहे हैं, 4 शेड्यूल करा रहे हैं छोटे छोटे, और उनको बीच में रेस्ट दे देते हैं। तो डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं, रेस्ट भी ले रहे हैं, उसके बाद वो 4 शेड्यूल कर रहे हैं, 2-2 घंटे के 4 शेड्यूल कर दिए उन्होंने। मेरे पास है जूडो के कोचेस, एक है अरुण दहिया, सोनीपत में है, तो हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, जूडो के लिए। तो मैं एक बार गया था वहाँ, अब मैंने देखा वो सवेरे का वर्कआउट हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद रेस्ट करा के फिर उन्होंने जिम में बुला लिया। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो उन्होंने अपने स्किल ट्रेनिंग के लिए बुला लिया, और शाम को रंदोरी हो रही है, रंदोरी मतलब कि वो बाउट्स हो रही हैं। 4 शेड्यूल किए उन्होंने। फिर मैंने आके उसको देखा, मैंने कहा ये क्या है। एक्चुअली हम लोग बहुत पीछे हैं इंडियंस, वो बाहर वो नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं और वो कर रहे हैं। 4-4 शेड्यूल करते हैं, बट बीच में रेस्ट लेते हैं वो, पर रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, रिकवरी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर रिकवरी प्रॉपर नहीं है तो नेक्स्ट शेड्यूल आपका वो गड़बड़ होगा। नेक्स्ट है अवॉइड एक्सट्रीम डाइटिंग। वही है कि हम ज़्यादा खाने से बचें और हेल्दी खाएं। ये टेकवेज हैं, इनसे आगे भी तो हमने बात कर ली है। नेक्स्ट चले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज़ कि 5 to 6 डेज अ वीक होना चाहिए, ये वो दे दिया है चीज़ों का। इससे हम आगे चलें। मसल फोकस्ड न्यूट्रिशन प्लान। प्रोटीन तो आपको बता दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स हमने नहीं बताया, फैट नहीं बताया। तो हमने 1.8 to 2.2 ग्राम्स ले लिया प्रोटीन। कार्ब्स कितना लेना है? 4 to 6 पर केजी। अब इसमें इसी में खेल है पूरा। हम 2 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन ले रहे हैं, 4 ग्राम हम ले रहे हैं कार्ब्स, वेट मेंटेन रहेगा। जहां हमको वेट कम करना है, इस कार्ब्स को हम थोड़ा कट ऑफ करेंगे, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं करना है, हम इसमें 0.5 कम कर देंगे। वहां आपका वेट और एक्टिविटीज हमारी उतनी है, हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। उधर फैट भी हमको यहाँ 20 to 30 दिया है स्पोर्ट्स के हिसाब से। नॉर्मल लोगों को 10% से 15% इनफ है। अब बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज बात हो चुकी है। सर इसमें भी सिंपल ही है, कॉम्प्लेक्स। हाँ सिंपल, हाँ हमको क्या है, देखिए 2 तरीके के कार्ब्स हैं। एक तो जो है आपको क्विक एनर्जी दे रहे हैं, जैसे चीनी है, आपका ये ग्लूकोज है, वो स्पोर्ट्स में ज़रूरी पड़ता है एकदम रिकवरी के लिए। जैसे हम दौड़ के आए, हमको अगला इवेंट शाम को करना है, तो हमको ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। और वो ग्लूकोज आपके पास नहीं है तो चीनी लीजिए, थोड़ा नमक लीजिए, और जो मैं बता रहा था आपको नींबू पानी, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। दूसरा है हमारा जो कार्ब्स, जो जैसे हमारा वो है आलू है, शकरकंद है, ये आपको फ़ायदा करेगी, ये लेना ही लेना है। नेक्स्ट रिकवरी एंड मसल प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजीज बता दिया कि वो हमने जो है कि 7 से 9 घंटे, वैसे मेरे हिसाब से 6 से 8 घंटे आप सो लें, इनफ है। हाइड्रेशन, पानी आपको पीना ही है 2 से 3 लीटर। एक्टिव रिकवरी भी चाहिए, तो उसके लिए भी एक्टिव रिकवरी का अब क्या क्या हो सकता है। हम अभी सवेरे, आप अभी तक 2 शेड्यूल कर रहे थे पर डे, मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए, और मेरे यहाँ जो है एकेडमी पे या मेरे कॉलेज में मैं 4 शेड्यूल करा रहा हूँ। एकदम आप रिकवर नहीं कर पाएंगे पहले दिन। तो या तो आप अपने हिसाब से धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे, और नहीं तो हम जो मेथड्स है वो यूज़ करेंगे। अब वो मेथड्स मसाज हो सकती है हम, और हीट थेरेपी में हम क्या है, गरम जो पानी गरम करके उसके टॉवल से लेके उसको हम सिकाई कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हीट थेरेपी भी आपको रिकवरी में मदद करती है। तो इसमें क्या एक्टिव रिकवरी है, रोलिंग है, स्ट्रेचिंग है, मसाज है, जो आपकी सोरनेस को कम करेगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगी। वहीं आप 2 शेड्यूल कर रहे थे, मेरे पास आए और आपने 4 करना शुरू कर दिया,
तो वहाँ क्या है, मसल सोरनेस बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी और वहाँ आप इंजरी खा जाओगे। इसलिए जो अगर आप कोच चेंज करते हो तो धीरे धीरे एडजस्ट करो अपने आप को। और एक हम लोग ट्रेनिंग डायरी बनाते हैं, हम अपना शेड्यूल लिखते हैं कि हमने आज क्या किया है। वो भी हमें ट्रेनिंग डायरी बनानी चाहिए, जिससे अगर किसी और कोच के पास, अच्छे कोच के पास जाओ आप, तो आप उसको क्या दिखा दें कि हमने ये किया हुआ है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाई कॉर्टिसोल लेवल्स कैन ब्रेक डाउन मसल। मेडिटेशन एंड योगा हेल्प कर सकता है इसमें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस हुआ और आपने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की, लेकिन जैसे ही घर गए आपके भाई या बहन कोई बीमार पड़ गया और आपको उसको लेके भागना पड़ा हॉस्पिटल। वहाँ अगले दिन जब आप ट्रेनिंग शेड्यूल पर जाओगे ना, आपके पास रिकवरी आपने नहीं है, आपकी रिकवरी नहीं हुई है, तो आप परेशान हो जाओगे और वहाँ भी आप इंजरी खा सकते हो। तो हमको क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी प्रॉपर करना चाहिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत तरीके हैं, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना रूम में जाइए, रूम को बंद करिए और अपने मनपसंद म्यूज़िक लगाइए अपना और सुनिए, ठीक है। तो उससे आपका स्ट्रेस बहुत कम होगा। खेलने से भी आपका स्ट्रेस कम होता है। और जो अभी रिसेंटली हमारा मेडिटेशन है, जो कि बहुत हमारे जो है ना, और मेडिटेशन है वो भी स्ट्रेस को कम करता है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्स फॉर मसल प्रोटेक्शन। सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं आजकल, क्रिएटिन है और BCAA है, ओमेगा 3 है, विटामिन है, लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर स्ट्रेंथ गेन एंड मसल प्रोटेक्शन, तो वही है कि हमको एक तो अपनी हम जो वर्कआउट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया डायरी बनानी है, हमको अपना जो है प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना है, उसको निकालना है कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज हमने 100 kg से बेंच प्रेस मार ली, लेकिन कल हम 80 ही मार पाए। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, न्यूट्रिशन भी कारण हो सकता है, आपकी रिकवरी भी कारण हो सकता है, प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ, कोई स्ट्रेस भी हो सकता है आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हमें दूर करना पड़ेगा। अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, वही जो मैंने अभी बताया कि 2 और 4 जो सेशन का जो है, एकदम से आपको एकदम से वो नहीं करना है। ओवरलोड जो है वो 2 मेथड में है। ओवरलोड ज़रूरी भी है। आज हमने इस वीक हमने 10 kg से हमने बेंच प्रेस मारी, 10-10 दोनों तरफ डाल के 40 kg से, तो उसको प्रोग्रेस करना भी ज़रूरी है, उसको भी हमें बढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन इतना नहीं बढ़ा दें कि हम अभी 10-10 की प्लेट डाली थी और अगले दिन हम उसको 20-20 kg मारने की कोशिश करें, तो इंजरी हो सकती है। जो लोड बढ़ाना है वो धीरे धीरे बढ़ाना है। तो इसमें जैसे एक्सरसाइज करते हैं, रोज करते हैं, फिर हैबिचुअल हो जाता है उसको। हाँ। उसके बाद अगर एक दिन छूट गई हो तो उस दिन बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन नहीं महसूस होता है जिस दिन। ऐसा नहीं होता है, एक दिन में नहीं असर पड़ता है। हाँ, ये बात आप अब इस पे मैं जो इससे रिलेटेड बात करूँगा कि हमको वीक में एक दिन तो रेस्ट लेना ही लेना है। क्यों? मसल रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मसल्स टूटती हैं, उसको वापस रिपेयर के लिए ज़रूरी है रेस्ट प्लस डाइट। तो 6 डेज़ के बाद हम कम से एक दिन का रेस्ट लेना है। तो हम कोशिश ये करते हैं संडे को, क्या हो रहा है, मैं बोर हो रहे हो क्या? 6 दिन के बाद एक दिन का रेस्ट लेना है। ध्यान रखें, 3 महीने के बाद कम से कम 3 दिन का रेस्ट जरूर लेना है। 1 साल में कम से कम 1 हफ्ते का रेस्ट लेना ही लेना है। ये ध्यान रखें, क्योंकि रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई क्वेश्चन इसमें, फिर मैं आगे चलूं? अंडरस्टैंडिंग फैट लॉस। फैट लॉस आगे इस पे बात करते हैं हम कि कैलोरी डेफिशिट, अगर वेट लॉस करना है हमको,
करना है तो कैलोरी जो है वो हम कैसे करेंगे कि कैलोरीज कम ले, हम लोग इनटेक कम करें और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो। जो कैलकुलेट करें टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, और इसको करने के लिए अभी आगे मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें। और जो अवॉइड एक्सट्रीम डेफिशिट्स, कभी भी हम टारगेट बहुत बड़ा ना लें। 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा, मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा, मसल्स टूटनी शुरू हो जाएंगी, और अभी पता नहीं चल रहा है लॉन्ग टर्म में इंजरीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपके लिगामेंट्स कमज़ोर हो जाएंगे, जॉइंट्स वीक हो जाएंगे। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 महीने में 1.5 से 2 किलो से ज़्यादा टारगेट कोई ना रखे कम करने का, ये ध्यान रखें। और अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी वो करते हैं कार्डियो के साथ तो वो ज़्यादा अच्छा मेथड हो जाएगा। हार्मोनल बैलेंस, ऑप्टिमाइज फैट बर्निंग, तो इंसुलिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। और इसमें क्या है हमको कि हाई प्रोटीन अगर हम लेते हैं डाइट तो हमारे शुगर को भी मेंटेन करता है वो। साथ में कॉर्टिसोल जो है हमारा जो मैनेज जो करता है स्ट्रेस को, उसके लिए हम लोग प्रॉपर नींद लें, स्ट्रेस को कम करें, मेडिटेशन करें। और जो हमारे लेप्टिन एंड घ्रेलिन जो वो हैं हार्मोन्स हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो खाना है वो हमने बताया था प्रोसेस्ड फूड को कम करें, और जो होल फूड है वो ज़्यादा यूज़ करें। ग्रोथ हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारा डेवलप होता ही है, और उसके कारण भी हमारा फैट बर्न ज़्यादा हो सकता है। बेस्ट फूड फॉर हार्मोनल बैलेंस, लीन प्रोटीन जैसे टोफू है, पनीर है, लेंटिल्स हैं, हेल्दी फैट्स, नट्स हैं, सीड्स हैं, एवोकाडोज हैं, ये फाइबर रिच फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ये हमको डाइट में ज़रूर लेने हैं। फाइबर, अगर फाइबर नहीं लेंगे तो फिर वही है इंडाइजेशन है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती हैं। तो इन चीज़ों का डाइट में भी ध्यान देना है, और हार्मोन को भी हमें, इससे हम हार्मोन को भी अच्छा वर्क करा पाएंगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी द की टू सस्टेनेबल रिजल्ट्स। तो फैट लॉस है वो एकदम से, जो अभी मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म उसको बनाएं, एकदम से नहीं कि हम 1 महीने में 10 किलो कम करना है, वो नहीं करें, उसको शॉर्ट करें। स्टिक टू बैलेंस्ड मील्स, बैलेंस जो मील है वो बनाना है, बैलेंस डाइट बनानी है हमको। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और डेली मूवमेंट्स को बढ़ाएं, एक्टिव बने ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोग्रेस को ट्रैक करें, उससे वो फ़ायदा मिलेगा। अवॉइड फैट डाइट्स जो है। एक और ध्यान रखना है, जो नीचे मैंने बताया कि हमको स्मॉल और रियलिस्टिक गोल बनाना है, 0.5 to 1 kg पर वीक। ये 1 kg भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, आप 0.5 पे ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनल टेकअवेज इसको हम करेंगे। हाँ, नेक्स्ट है बस्टिंग कॉमन वेट लॉस मिथ्स हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईटिंग लेस इज इक्वल टू फास्टर वेट लॉस, ये हम बता चुके हैं। ये भी मिथ है कि हम कम खाएंगे तो हमारा वेट जल्दी लूज़ होगा, तो वो ठीक नहीं है। उससे मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा और वो वेट गेन भी करा सकता है। नेक्स्ट है कार्ब्स मेक यू फैट। कई लोग क्या कार्ब्स भी बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। हाँ, तो कार्ब्स भी अवॉइड कर देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो हमको कार्ब्स को भी ये करना है कि कार्ब्स लेते रहना है, क्योंकि वो हमारे को मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है वो भी, तो वो हमें सही रखना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ज़्यादा लेना है। नेक्स्ट है फैट शुड बी अवॉइडेड फॉर वेट लॉस, ये भी है। कई लोग सोचते हैं बिल्कुल हम तेल घी बिल्कुल छोड़ दें, तो वो भी दिक्कत करेगा और उसके कारण आपके जॉइंट्स वगैरह वीक होंगे और आपकी स्किन पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो हमको जो गुड फैट लेना ही लेना है। नेक्स्ट है मोर एक्सरसाइज इज इक्वल टू मोर फैट लॉस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ओवर ट्रेनिंग होती है वो भी प्रॉब्लम करती है, उससे आपके इंजुरीज के वो बढ़ जाते हैं, मसल लॉस होती है
और आपका स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ता है उससे, क्योंकि जब आपको इंजरी होगी तो आपको क्या है, स्ट्रेस हार्मोन आपका बढ़ेगा। तो इस पे हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट है वेट लॉस सप्लीमेंट्स वर्क लाइक मैजिक। कई लोग कहते हैं पाउडर आ गया साहब, 1 महीने में 10 किलो वजन, 1 महीने में 20 किलो वजन कम, लेकिन एक्चुअल में वो कर तो देता है, लेकिन उसमें क्या है आपका जो है ना वही मेटाबॉलिज्म पूरा ख़राब हो जाता है और लीवर और किडनी पर ज़्यादा लोड पड़ता है और वो हार्मफुल है। यू मस्ट ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स टू लॉस वेट। कई एग्जाम्पल देखे होंगे, कम कम खाओ, ज़्यादा बार खाओ, जितना ज़रूरत है उतना तो खाओगे ही ना। तो वो है द स्केल इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस, कि द स्केल डजेंट शो फैट लॉस वर्सेस मसल गेन। और इसमें क्या है, फोकस ऑन बॉडी कंपोजिशन, स्ट्रेंथ मेजरमेंट एंड हाउ क्लोथ फिट रादर देन जस्ट द नंबर ऑफ द स्केल। हम लोग केजी पे जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, हमारे को फैट लॉस करना है, मसल लॉस नहीं करनी है। वेट तो कम हो रहा है आपका, क्योंकि आपके मसल भी लॉस हो रहा है, फैट भी लॉस हो रहा है, तो वो भी ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट है ईटिंग एट नाइट कॉजेज वेट गेन। अभी बहुत सा एग्जांपल मैंने देखा कि साहब ये हुई, और इसमें कुछ रिसर्च पॉजिटिव भी आई हैं। हो सकता है मेरा ये मिथ सही नहीं हो, कि रात को खाना छोड़ दें तो आपका वेट जल्दी कम होगा। तो मेंटेन तो कर सकते हैं पर कम नहीं होगा इससे, ये ध्यान रखें। एंड यू नीड टू कट आउट ऑल जंक फूड फॉर एवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरा मन कर रहा रसगुल्ला खाने का, हम सोचे नहीं साहब रसगुल्ला खा लिया तो वेट मेरा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए है कि 6 दिन अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं अपनी डाइट पे, तो 1 दिन अपनी मर्जी का जो खाना है खाइए। बात समझिए, इतना जीवन को कष्ट नहीं देना है ना। अगर रसगुल्ला खाना है, मोमोज खाने हैं तो खा लीजिए, लेकिन वीक में 1 दिन, जिस दिन आपका रेस्ट डे है उस दिन आप खाइए, शौक से, कोई बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है, इसका यही है कि 1 दिन आप ले लीजिए। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड हीट थेरेपी। मसल ग्रोथ, इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। अब ये समझिए, इंक्रीजेस मसल मास एंड स्ट्रेंथ। वेट ट्रेनिंग है और हीट थेरेपी है, ये आपकी लीन मसल्स को डेवलप करती है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमारी जो बेसिक स्ट्रेंथ प्लस हमारी जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो हमको स्पोर्ट्स में चाहिए, उसको डेवलप करने में हमारी मदद करती है स्ट्रेंथ। बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड फैट लॉस, कि एक्सरसाइज से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से और हमारा जो है मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है, फैट लॉस भी जल्दी होता है। हमारे जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उसको मजबूत करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब हमारा जाएगा तो एक एज के साथ क्या होता है, उसमें एक जो बोन्स के जो अंदर जो छेद होते हैं उसका साइज़ बढ़ता जाता है और वो हार्मफुल होता है, वो ब्रेकेज के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम वेट ट्रेनिंग करते रहेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी कम होगी। एनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस को हमारा बड़ा डेवलप करता है, ये बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। एक्सरसाइजेज से ये भी फ़ायदा मिलता है हमको। रेगुलेट्स हार्मोन्स एंड सपोर्ट लॉन्गेविटी। एज को भी बढ़ाएगा, हमारे जो हार्मोन्स हैं उसको प्रॉपरली वर्क कराएगा। सपोर्ट हार्ट हेल्थ एंड रिड्यूसेस डिजीजेस रिस्क। जो है एक्सरसाइज क्या करती है, आपके हार्ट हेल्थ को भी डेवलप करती हैं, हार्ट हेल्थ को भी बढ़ाती हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती हैं और साथ ही साथ हमारे जो है जो बीमारियों का जो हार्ट डिजीज़ जो होती हैं उनको रोकती हैं। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं और हमारे एंड्योरेंस को भी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को भी हमको इम्प्रूव करती हैं। एनहेंस रिकवरी एंड प्रिवेंट्स इंजुरी। हीट थेरेपी, अब टॉपिक आएगा आपका इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन। जब हीट थेरेपी होती है, हम सिकाई करते हैं, स्टीम बाथ गए, सोना बाथ गए, तो सबसे पहले क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा,
बढ़ेगा। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो हमारे शरीर में जो गंदगी होती है वो स्किन के पोर्स के थ्रू बाहर आती है, पसीने के थ्रू। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड मसल सोरनेस, मसल सोरनेस को रिड्यूस करता है। एनहेंस मसल्स रिकवरी एंड रिड्यूसेस सोरनेस, ये हीट थेरेपी के फ़ायदे हैं। रिलीव्स जॉइंट एंड मसल पेन, कई बार जब आप इंजरी होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो आपको हीट थेरेपी ही वो ज़्यादा देते हैं। इनिशियली 48 to 72 आवर्स तक वो आपको कोल्ड इफेक्ट देते हैं। आइस एप्लीकेशन ऑफ आइस, स्पोर्ट्स में राइस थ्योरी है, रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन। जैसे ही आपको कभी इंजरी हुई, हम दौड़ रहे थे, पैर में मोच आई, तो आप गए फिजियोथेरेपिस्ट के पास या किसी हमारे फिजिकल एजुकेशन के पास, टीचर के पास, तो वो बोलेगा भाई बर्फ़ लगाओ। जो पार्ट इंजर्ड हुआ है उस पार्ट को का मूवमेंट रोकना है तो उसको रेस्ट देना है। आर से आइस एप्लीकेशन ऑफ आइस, हर 2 घंटे बाद कम से कम 15 मिनट आइस की मसाज करनी है। आइस लेनी है और किसी कपड़े में या रुई के उसमें या पॉलीथीन में लेके जहाँ चोट लगी है आपके, उसको धीरे 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 सर्कुलर मूवमेंट में उसकी मसाज करनी है। क्यों? इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? जो इंजरी के टाइम आपकी जो ब्लड वेसल्स जो रैप्चर हुई हैं, जो टूट फूट हुई है उनमें, उसके कारण वहाँ क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा होता है, स्वेलिंग आ जाती है, नीलापन हो जाता है। और वो क्यों होता है? उसी कारण होता है कि वहाँ जो है ब्लड इकट्ठा हो जाता है, इम्प्योर ब्लड, उसके कारण सूजन आ जाएगी और नीलापन पड़ जाएगा, है ना। लेकिन जब हम बर्फ़ लगाते हैं, आइस लगाते हैं वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, एक गेट थ्योरी के तहत वो जो है ना, एक तो यहाँ से जो सेंसेशन जो है, नर्व्स सेंसेशन है जो जा रही है ब्रेन में, पेन का सेंसेशन लेके उसको वो ब्लॉक कर देता है। तो पेन किलर की बजाय हम ये आइस यूज़ करते हैं। तो दूसरा, जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं जो ब्लड लेके, उसको भी वो रोकती हैं, ब्लड का वापस वहाँ जमा होना। तीसरा, ऑटोमेटिकली ये होता है कि वो हीट जनरेट होती है, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिकली ठंड को हटाने के लिए बॉडी में हीट जनरेट होती है। जो हीट जनरेट होती है वो वहाँ रिहेबिलिटेशन का काम करती है। तो हमारा जो है, जो कोल्ड थेरेपी है वो 48 to 72 आवर्स तक होता है। उसके बाद हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं, गरम ठंडा। गरम पानी में हमारे मोच आई थी, तो हमने क्या, एक बाल्टी में गर्म पानी डाला, एक में ठंडा पानी डाल लिया। गर्म पानी लेकिन इतना हो कि गर्म जो है वो इतना ना कि आपका पैर जला दे। तो वो जब हम करेंगे तो मसल्स आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, और उससे आपके ब्लड, जो वहाँ की इम्प्योरिटीज़ है, जो इम्प्योर ब्लड जमा हुआ है, वो आपका वापस हार्ट की तरफ जाएगा, वहाँ से प्योर ब्लड आएगा। गर्म से शुरू करना है, ठंडे पे ख़त्म करना है, ठीक है। 10 सेकंड 10 सेकंड, 15 सेकंड 15 सेकंड, वो आपके डिपेंड करता है उसके ऊपर। और उसके पहले भी जो हम आज बात करी थी हमने, थोड़ा पानी ज़रूर ले लें उससे पहले, ये करने से पहले। उसके बाद हीट थेरेपी पे आते हैं। उसमें बहुत सारे साधन, वो चीज़ें हैं। हम लोग इंफ्रारेड यूज़ कर सकते हैं, वैक्स बाथ ले सकते हैं, गर्म पानी में ज़्यादा डायरेक्टली उसकी सिकाई कर सकते हैं, उससे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ये रिलीव्स जॉइंट एंड मसल पेन, कि हमारा जो हीट थेरेपी है वो आपको जॉइंट को जो है वो जॉइंट और मसल पेन को से आपको रिलीव करती है। बूस्ट सर्कुलेशन एंड हार्ट हेल्थ, जब हम थेरेपी ले रहे हैं हीट थेरेपी, तो वो ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, जिससे वहाँ का इम्प्योर ब्लड हटेगा और प्योर ब्लड वहाँ पहुँचेगा, तो वो क्लियर होता है। सपोर्ट फैट लॉस एंड मेटाबॉलिज्म, आपने देखी होगी बेल्ट आई थी, वो हीटेड बेल्ट होती थी, आप बांध लेते थे और वो पेट से वो करना होता था। वो इनएक्टिव एक्सरसाइज है, इनएक्टिव वो है, लेकिन वो क्या है, जो हीट से वहाँ का जो है वो फैट जो है वो बर्न होना शुरू हो जाता है, तो वो भी फ़ायदा करता है और ये जो है फैट लॉस में मदद करता है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव स्लीप। पेन हो रहा है हमारे, और पेन अगर हो रहा है
तो आप सो भी नहीं पाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो वो जो है उससे आपको अगर रिलीफ मिलेगा तो ही आप प्रॉपर रेस्ट ले पाएंगे, स्लीप ले पाएंगे, तभी आपकी रिकवरी हो पाएगी। बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड डिटॉक्सिफिकेशन, तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी वो डेवलप करता है और साथ में जो हमारे शरीर की गंदगी है उसको भी साफ करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। हीट थेरेपी जो है आप वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है और मोबिलिटी को भी बढ़ाती है। कैसे यूज़ कर सकते हैं? हॉट बाथ, स्टीम बाथ हमने यूज़ किया है, बताया भी है आपको, सुरा के बारे में भी बताया। और हीटिंग पैड्स कि भाई गर्म पानी ले लें या उसको गर्म करके, मैं छोटा था आँख में कुछ लग गया तो क्या करती थी मम्मी, उस साड़ी को फूंक मार के वो आँख पे लगाती थी। वो मतलब वो बहुत पहले से चला रहा है हमारा, लेकिन अब उसको एक और अच्छे फॉर्म में उन्होंने डेवलप कर दिया है। हीटिंग पैड्स हम यूज़ करते हैं, आजकल पैड्स आते हैं, उसमें लगाया बिजली में और उस पर आप वो गर्म हो गया, वो आपने जहाँ चोट है वो रख लिया और वो आपको उसका इफ़ेक्ट देगा। नेक्स्ट, लाइट, टाइम हो गया क्या? बोर हो रहे? चलिए अच्छा हम यहीं करते हैं। नेक्स्ट, अभी इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे। कुछ पूछना है तो, और जब भी किसी को ज़रूरत हो, इस बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को आईटी की मदद चाहिए स्पोर्ट्स में, तो हमारे 2 बच्चे बैठे हैं, इनका नंबर आप ले सकते हैं, बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे। मेरे लिए तो हेल्पफुल है ही, जहाँ भी मैं जाता हूँ ये मेरा काम तो यही करते हैं, मेरे को नहीं चलाना आता, इन्होंने ही सब ऑर्गेनाइज़ किया है इसको। तो ये है, बाकी आप लोग हैं, परसों तक आप हैं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, और हम मानते भी हैं कि हमें नहीं आता है ना, ये भी है और मानना भी चाहिए, जो सच्चाई है वो है। मिथ है ये अच्छा है ना। अब तो धीरे धीरे आदत में डाला जा रहा है ना चीज़ों को, क्या करें। लेकिन हाँ, तो वो नई जनरेशन आ रही है ना, वही तो भाई जनरेशन गैप है, तो ये है ना, ये है। चलिए, थैंक यू।